बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने चालू विपणन वर्ष में 310 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से 50 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य। भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात करेगा बंद। सरकारी नीतियों के कारण आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को पाटने में मिली मदद। और मौसम विभाग ने देश के पूर्वी और तटीय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में 2 दिन तक लू चलने की संभावना जताई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने चालू विपणन वर्ष में 310 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से 50 लाख टन गेहूं की खरीद यूपी, राजस्थान और बिहार से की जाएगी। ये लक्ष्य गत वर्ष इन 3 राज्यों से हुई खरीद से 7 गुना अधिक है। ऐसा होने से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना व अन्य योजनाओं के तहत जो गेहूं आवंटन होता है उसमें मदद मिलेगी। साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसानों के अनुसार गेहूं की अच्छी फसल होने से किसान प्रसन्न हैं। सरकार द्वारा खाद बीज पर दी जाने वाली सब्सिडी से किसानों को फसल उत्पादन में सहायता मिली है। की बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी है। आसपास के एरिया में बहुत अच्छी फसल है और जो किसान को सरकार सब्सिडी दे रही है खाद बीज और इस पर, उससे किसान भी प्रसन्न है। और जो ये एमएसपी पर 2275 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है, इससे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और किसान प्रसन्न है। और भारतीय खाद्य निगम ने रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत राजस्थान में बीती 10 मार्च से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। इस बार सरकार का लक्ष्य राजस्थान में 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करना है। वहीं राजस्थान सरकार द्वारा गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। सरकार किसानों को गेहूं कुल 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रही है। अमूमन हर साल अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होती है, लेकिन किसानों के पास भंडारण की उचित सुविधा न हो पाने के कारण इससे उन्हें फसल का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता था। सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए मार्च माह से ही गेहूं की खरीद शुरू की है। सरकार का 3 राज्यों के ऊपर काफी फोकस था। राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश की वीट की प्रोक्योरमेंट इन स्टेट्स में ज़्यादा होनी चाहिए। जो परचेज सेंटर होते हैं, जो मंडियां होती हैं किसी भी राज्य में, उनकी संख्या जो पिछली बार 230 थी, इस बार उनको बढ़ा के राज्य सरकार ने 459 कर दिया है। तो लगभग डबल मंडियों की संख्या हो गई है, जिससे कि किसान को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और उसको पास के ही प्रोक्योरमेंट सेंटर से परचेज करने का, सेल करने का मौका मिले। भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। सरकार ने कहा है कि घरेलू विनिर्माण पर बड़े पैमाने पर जोर देने से आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को पाटने में मदद मिली है। देश पिछले 60 से 65 साल से फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहा है। अब सरकार नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फॉस्फेट जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने यूरिया आयात पर निर्भरता खत्म करने के लिए 2 तरफा रणनीति अपनाई है। सरकार ने 4 बंद यूरिया संयंत्रों को फिर शुरू किया है और एक अन्य कारखाने को वापस चालू करने का काम जारी है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत को सालाना करीब 350 लाख टन यूरिया की जरूरत होती है। स्थापित घरेलू उत्पादन क्षमता 2014-15 में 225 लाख टन से बढ़कर करीब 310 लाख टन हो गई है। 5वें संयंत्र के चालू होने के बाद यूरिया की वार्षिक घरेलू उत्पादन क्षमता करीब 325 लाख टन तक पहुंच जाएगी।
20-25 लाख टन पारंपरिक यूरिया के इस्तेमाल को नैनो तरल यूरिया से बदलने का लक्ष्य भी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में यूरिया का आयात इससे पिछले साल के 91.36 लाख टन से घटकर 75.8 लाख टन रह गया है। और भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के अब तक के अधिकतम निर्यात कोटा को स्वीकृति दे दी है। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत ने आवश्यक वस्तुओं का कोटा निर्धारित किया है। मालदीव के लिए अंडा, आलू, प्याज, चीनी, चावल और गेहूं का आटा और दालों के निर्यात में 5% की बढ़ोतरी की गई है। पिछले वर्ष भी भारत ने चावल, चीनी और प्याज के निर्यात पर वैश्विक प्रतिबंध के बावजूद मालदीव को ये सामान भेजा था। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि पड़ोसी प्रथम की नीति के हिस्से के रूप में भारत मालदीव से मानव केंद्रित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2024-25 के दौरान भारत से आवश्यक वस्तुओं का आयात करने संबंधी कोटा के नवीनीकरण के लिए मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता और द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को और अधिक विस्तारित करने की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा में इस साल आने वाले पर्यटकों की संख्या ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए हैं। पर्यटन वर्ष 2023-24 में काजीरंगा आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 3,27,493 रही, जिनमें 3,13,574 घरेलू पर्यटक और 13,919 विदेशी पर्यटक थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को पर्यटकों से कुल 8,81,84,161 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में काजीरंगा में कुल 3,14,796 घरेलू और विदेशी पर्यटक आए, जिसमें 8,33,85,483 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो इस वर्ष 47,98,678 बढ़ गया। चालू पर्यटन वर्ष के पहले 4 महीनों में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे के बाद से काजीरंगा नेशनल पार्क में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। देश में आज कैंसर की बीमारी से न सिर्फ शहरों बल्कि गांवों में भी लोग बड़े पैमाने पर पीड़ित हो रहे हैं। कैंसर का इलाज बेहद महंगा माना जाता है। ऐसे में इस जानलेवा बीमारी को लेकर अब एक बहुत अच्छी खबर आई है। देश में कैंसर के उपचार के लिए पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी की शुरुआत हो चुकी है। यह जीन आधारित थेरेपी ब्लड कैंसर समेत विभिन्न कैंसर के इलाज में मदद करेगी। ये बेहद किफायती भी होगी। कैंसर के विरुद्ध लड़ाई में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। जानलेवा बीमारी कैंसर की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस बीमारी के सस्ते सुलभ इलाज के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी विकास के चलते कैंसर के इलाज में बड़ी सफलता मिली है। अब इसी क्रम में भारत ने कैंसर के इलाज का स्वदेशी तरीका इजाद किया है। टाटा मेमोरियल सेंटर और IIT बॉम्बे ने कैंसर के इलाज के लिए एक नई तकनीक CAR-T का आविष्कार किया है। भारत में तैयार की गई थेरेपी का नाम है नेक्स्ट CAR-19 CAR-T सेल थेरेपी। CAR-T सेल इम्यूनोथेरेपी और जीन थेरेपी का एक रूप है। इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स और T सेल्स को निकालकर फिर से बॉडी में अलग अलग तरीके से डाला जाता है। इस प्रक्रिया में T सेल्स को कैंसर से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। इससे शरीर में ही सेल्स को पावरफुल बनाकर कैंसर से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट CAR-19 CAR-T सेल थेरेपी रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है। उन्हें T कोशिकाओं को सक्रिय करने और ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है। हमने 3 को स्क्रीन किया हुआ है, 3 पेशेंट स्क्रीन है। एक हमने 2 दिन पहले ही हमने एक CAR-T सेल थेरेपी की है। शी इज 70-year-old रिलैप्स लिम्फोमा एंड अभी 2 दिन हो गए हमारे and she is doing very well. नेक्स्ट CAR-19 CAR-T सेल थेरेपी भारत की पहली मेक इन इंडिया CAR-T सेल थेरेपी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीन आधारित थेरेपी विभिन्न प्रकार के कैंसर को ठीक करने में मदद करेगी। इस थेरेपी की सबसे अच्छी बात ये है कि इससे कैंसर के पूरी तरह ठीक होने की संभावना है। अब तक इस थेरेपी से करीब 150 लोगों का इलाज किया गया है।
लिम्फोमा में 50 से 60% तो ल्यूकेमिया में 60 से 70% मरीज ठीक हुए हैं। कार्टी सेल थेरेपी एक नई तरीके की प्रक्रिया है जिसमें आप पेशेंट के खुद के इम्यून सेल्स लेके वेक्टर के साथ मिक्स करके लैब में और वापस उसको ही रीइन्फ्यूज़ किया जाता है, जिससे पेशेंट की खुद की शक्ति से आप कैंसर को हराते हैं। ये कार्टी सेल थेरेपी कुछ ब्लड कैंसर्स जैसे रिलैप्स्ड बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और रिलैप्स्ड बी नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में बहुत ही कारगर है। जो पेशेंट रिलैप्स्ड हो रखे हैं उनकी लाइफ स्पैन 3 से 6 महीने है, लेकिन इस थेरेपी से उन मरीजों को फिर से ठीक होने का एक नया मौका है। करीबन 40 to 60% ऑफ पेशेंट इस थेरेपी से क्योर हो सकते हैं। इस थेरेपी का उपयोग पश्चिमी देशों में किया जाता है, लेकिन बेहद महंगा होने की वजह से भारतीय मरीज इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसे देखते हुए देश की दोनों शीर्ष संस्था टाटा मेमोरियल सेंटर और IIT बॉम्बे ने इसे भारत में विकसित करने का काम करना शुरू कर दिया और आखिरकार मेहनत रंग लाई। विशेषज्ञों के मुताबिक विदेश में इस इलाज का खर्च तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए है, जबकि भारत में ये खर्च लगभग 30 से 40 लाख रुपए होगा। अगर हम यही सेल थेरेपी अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में करते हैं तो वो करीबन 4 to 5 करोड़ में जाएगा पर पर्सन, है ना। मेक इन इंडिया की वजह से जो हुआ है, जो IIT मुंबई और TMH मुंबई के बीच में जो ये कोलैबोरेशन हुआ और ये प्रोडक्ट बन के आया, ये मेक इन इंडिया सारी चीज़ें यहाँ पे है, तो उससे कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो गई। तो ऑलमोस्ट 1/4 द प्राइस में अब ये इलाज हो सकता है। CAR-T सेल थेरेपी को चिकित्सा विज्ञान में सबसे अभूतपूर्व प्रगति में से एक माना जा रहा है। भारत ने इस दिशा में प्रगति करते हुए स्वदेशी थेरेपी को विकसित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद में 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद अगले 1 साल में क्या क्या करेगा, इस पर योजना बनाई गई। CCRAS कुपोषण, स्किल सेल एनीमिया और कुपोषण के उन्मूलन पर काम कर रहा है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ICMR, एम्स और देश के कई विश्वविद्यालयों के साथ रिसर्च के लिए करार किया है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के देश भर में 30 संस्थान हैं। हम टोटली लास्ट ईयर का एक्टिविटीज़ को रिव्यू किए और अगले साल क्या क्या करेंगे प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे अगले साल के लिए हमारा मेजर एक्टिविटीज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ हम ये मिशन उत्कर्ष के अंदर एनीमिया कुपोषण को मैनेज करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलके 100 एकलव्य स्कूल में सिकल सेल को ट्रैक करना और उसमें माल नरिशमेंट को जो स्टूडेंट है उनको मैनेजमेंट करने के लिए दे रहे हैं। हम कई दूसरे यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ ICMR के साथ इन पर्टिकुलर हम 2-3 प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ICMR के साथ हम एक MOU किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू, जो CCRS इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। हम उसमें ICMR आयुष एडवांस रिसर्च सेंटर एम्स में 5 एम्स को आइडेंटिफाई किया गया है, वहाँ एडवांस रिसर्च सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं अभी। और मौसम विभाग ने पूर्वी और तटीय क्षेत्रों के लिए अगले 2 दिन लू चलने की संभावना व्यक्त की है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तेलंगाना में लू चलने का अनुमान है। कर्नाटक के तटीय इलाकों और गोवा में कल तक गर्मी तथा उमस वाला मौसम रहेगा। ऐसी ही स्थिति केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 9 अप्रैल तक रहने की संभावना है। इस बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंधी और बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। झारखंड और ओडिशा में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस सप्ताह तक हल्की बारिश तथा बर्फबारी की स्थिति रहेगी। लक्षद्वीप और राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं, जबकि केरल और पुडुचेरी में 11 अप्रैल तक बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों में देश में तापमान बढ़ोतरी की संभावना है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में।
इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात प्याज के हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 4 अप्रैल को प्याज का भाव रहा 1075 रुपए। 5 अप्रैल को इसके भाव में 225 रुपए की गिरावट आई और भाव 850 रुपए पर आ गया। राज्य की ही दीसा मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 अप्रैल को प्याज का भाव था 2150 रुपए। 5 अप्रैल को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 175 रुपए पर हुए। हालांकि हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 4 से 5 अप्रैल को प्याज 1500 रुपए पर बिकी। वहीं प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र के लासलगांव मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 4 अप्रैल को प्याज का भाव था 1450 रुपए। 5 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपए नरम होकर 1400 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो यहां शुक्रवार को गाजियाबाद मंडी में प्याज का भाव रहा 1860 रुपए। चौबेपुर मंडी में भाव रहा 1800 रुपए। हाथरस मंडी में प्याज 1725 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही बदायूं मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1875 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में कमी देखने को मिली है। अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 25,23,962 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 26,82,990 टन का हुआ था। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। शुक्रवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब के सौदों में उठापटक देखने को मिली। फिलहाल मंडियों में सेब की आवक सामान्य है। एग मार्केट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में 4 अप्रैल को सेब का भाव रहा 8,500 रुपए। 5 अप्रैल को इसके भाव में 500 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 अप्रैल को सेब का भाव था 13,000 रुपए। 5 अप्रैल को इसके सौदे 1,000 रुपए उछलकर 14,000 रुपए पर हुए। हालांकि कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 अप्रैल को सेब 12,000 रुपए पर बिका। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 4 अप्रैल को सेब का भाव रहा 8,800 रुपए। 5 अप्रैल को इसके भाव में 300 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 8,500 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडी में इस दौरान सेब के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 4 अप्रैल को सेब का भाव था 7,700 रुपए। 5 अप्रैल को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 7,600 रुपए हो गया। बात ताज़ा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 9 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 7,45,805 टन का हुआ था। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नागालैंड के किसान इस समय मिर्च के पौधे लगा सकते हैं।
वहीं मिजोरम में किसान मक्के की पकी फसल की कटाई कर लें। साथ ही मिजोरम में इस समय टमाटर की पकी पौध की तुड़ाई भी की जा सकती है। भारत के मणिपुर में किसान आलू की पकी फसल की खुदाई का काम कर लें। उड़ीसा के किसान मूंग, उड़द और अलसी की पकी फसल की कटाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मूंगफली और मक्के की अच्छी पैदावार के लिए इनकी समय पर सिंचाई करते रहें। पश्चिम बंगाल के किसान इस समय तिल की बुवाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों के किसान मूंगफली की पकी फसल की कटाई कर लें। वहीं तेलंगाना के किसान सभी फसलों, सब्जियों और बगीचों की समय पर सिंचाई करें। केरल में भी किसान नारियल के बगीचों में सिंचाई करने, इसके अलावा यहाँ के किसान अदरक और हल्दी के खेतों की समय से सिंचाई करें। तमिलनाडु के किसान मिट्टी की नमी के आधार पर केले के पेड़ों की समय पर सिंचाई करते रहें। साथ ही यहाँ के किसान पपीते की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। तमिलनाडु में ही साबूदाने की फसल को सफेद मक्खी से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। तमिलनाडु में इस समय उड़द की बुवाई की जा सकती है। कर्नाटक में बैंगन में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए स्पिनोसैड का स्प्रे कर लें। वहीं यहाँ टमाटर में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करें। कर्नाटक के किसान आम के बागों की समय पर सिंचाई करते रहें। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भाजपा में अन्य दलों के नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में आज कई नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में अन्य दलों के कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने हमला कर कहा कि मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में शामिल हुए हैं तो ये उनकी महाभूल होगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। इसमें 25 लाख का इनामी नक्सली कमांडर सागर ढेर हो गया। ये मुठभेड़ कांकेर क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रीगुट्टा गांव के जंगल में हुई।
झारखंड में बीजेपी नेता सीता सोरेन ने दुर्गा सोरेन की मृत्यु की जांच की मांग की है, जिनकी मौत संदेहास्पद स्थिति में हुई थी। सीता सोरेन ने कहा कि उन्होंने जेएमएम में रहकर ये मुद्दा कई बार उठाया, लेकिन वहां उनकी किसी ने नहीं सुनी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुड़ियारी इलाके में स्थित बिजली कंपनी CSPDCL के मुख्य गोडाउन में आग लगने से कई ट्रांसफार्मर, मीटर, कंडक्टर, वायर और ऑयल जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक इस घटना में बिजली कंपनी को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर की MP MLA कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये मामला साल 1995-97 का है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से हथियार खरीदे गए थे। उस वक्त कुल 23 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किए गए थे। आरोपी लालू प्रसाद यादव फरार घोषित किए गए थे। मध्य प्रदेश के सिवनी में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा पुलिस की बस और कार के बीच टक्कर होने से हुआ। एसएफ जवानों ने भरी बस मंडला जिले के गवारा से रवाना हुई थी और केवलारी थाना क्षेत्र के लोपा गांव के पास कार से टकराने के बाद बस पलट गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसी पर हमला हुआ है। इस बार NIA की टीम पर हमला हुआ है। पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर में दिसंबर 2022 के धमाके की जांच के सिलसिले में पहुंची NIA की टीम पर हमला हुआ। NIA की टीम आज सुबह एक आरोपी को पूछताछ के लिए ले जा रही थी, तब गांव वालों ने NIA की टीम पर हमला कर दिया। दिल्ली में CBI ने बड़ी कार्रवाई की है। बच्चों की तस्करी से जुड़े मामले में CBI ने कई जगहों पर अचानक छापा मारा। केशवपुरम में 2 बच्चों को मुक्त भी करा लिया गया। इस मामले में एक महिला समेत कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने 27 बांग्लादेशी मछुआरों की जान बचाई है। अधिकारियों ने कहा कि बांग्लादेशी मछुआरों की मछली पकड़ने वाली नाव भारतीय क्षेत्र में बह गई थी। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर गश्त के दौरान भारतीय तटरक्षक जहाज अमोघ ने बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाली नाव सागर को भारतीय जल क्षेत्र में बहते हुए देखा था। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।